आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुष्का राणा ने टॉप किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी छात्रों को दी उज्जवल भविष्य की बधाई। ऋषिकेश में घरेलू हिंसा मामले में इजाफा। महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जन सुनवाई। पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश। रुड़की में सरकारी गाड़ी पर की गई आतिशबाजी। शासन की साख पर उठे सवाल। ना कोई सुरक्षा का ख्याल, ना कानून का डर। रुड़की में भाजपा नेता और उनकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला। पार्षद समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और हर की पौड़ी की गरिमा को ठेस। अमर्यादित पोस्टर के साथ वायरल वीडियो। धार्मिक भावनाएं भड़की लोगों में रोष। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ गांव बड़ासी के राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा अनुष्का राणा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। 98.6% अंक लेकर 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को टॉप किया। गांव, क्षेत्र और जिले का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सांसद, विधायक, शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। नैनीताल के भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के छात्र सुमित बिष्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रामनगर द्वारा घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में 7वीं रैंक प्राप्त कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। सुमित ने 95.8% अंक हासिल किए हैं, जिसमें हिंदी में 98, मैथ में 97, केमिस्ट्री में 96, भौतिक में और अंग्रेजी में 94% अंक रहे। सुमित अब इंजीनियरिंग की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। उसने अपनी सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम, माता पिता और गुरुओं के मार्गदर्शन को बताया है। सुमित की माता का कहना है कि वह देर रात तक पढ़ाई करते थे ताकि शोरगुल से बचकर बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। सुमित का कहना है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से 2-3 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। हमें तो बहुत खुशी है। हम गांव से यहाँ आए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने। गांव में स्कूल नहीं थे, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए हम गांव से यहाँ आए हैं। इसने हाई स्कूल में भी अच्छे अंकों से प्राप्त हुआ था। उस समय भी हमें खुशी हुई थी। इंटर में भी अच्छे अंकों से पास हुआ है। बहुत खुशी की बात है। जगह जगह सुबह से फ़ोन ही आने में, बधाई देने में है। सब मतलब कह रहे हैं कि गाँव का नाम रोशन कर दिया, बेटे ने गाँव का नाम रोशन कर दिया। इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। बच्चे ने तो बहुत मेहनत की है। इसने बचपन से ही नर्सरी क्लास से ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। मतलब कभी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसे हाई स्कूल इंटर में भी बोला कि ट्यूशन लगा ले। इसने कहा ट्यूशन में क्या होता है, 1 घंटा होता है, आने जाने में ही कट जाता है, इसलिए क्या करना है, ट्यूशन जाके मैं खुद ही मेहनत कर लूँगा करके। इसने फ़ोन हमने दिया इसको, लेकिन इसने फ़ोन का सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। फ़ोन से इसने यूट्यूब से ही अपनी पढ़ाई की। कई बार सही ले रहा है, मेहनत का सही रिजल्ट मिला है तो खुशी हो रही है। दिन में तो उतना मतलब मन नहीं लगता है, रात को शांति होती है तो रात को ही पढ़ाया जाता। तो स्कूल के बाद जाया नहीं, 2 से 3 घंटा रोज़ जितना भी हो सकता है, रोज़ अपने हिसाब से रोज़ का रोज़ पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, उसमें क्या। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित किए। सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी। इस बार बोर्ड ने निर्धारित समय से 11 दिन पहले परिणाम घोषित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हाई स्कूल में संस्थागत परिणाम 91.23% और व्यक्तिगत परिणाम 59.37% रहा है। प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में विवेकानंद VMIC के छात्र कमल सिंह चौहान और SVMIC के जतिन जोशी ने 496 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट में राजकीय इंटर कॉलेज देहरादून की छात्रा अनुष्का राणा ने 493 अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। सभापति ने सभी बोर्ड अधिकारियों कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। ये जो परीक्षा परिणाम है, एक तो सबसे पहले कि हम लोगों ने बहुत फास्ट, बहुत कम समय में इसको घोषित किया हुआ है।
दूसरी बात ये थी कि हाई स्कूल परीक्षा में कुल जो हमारे बच्चे सम्मिलित हुए थे वो 1,09,000 बच्चे सम्मिलित हुए थे। इसमें रिजल्ट हमारा 90.77% हमारा कुल रिजल्ट है, जिसमें से 88.20% हमारा जो है बालकों का है और 93.23% हमारा बालिकाओं का हमारा रिजल्ट रहा हुआ है। यदि हम टॉपर्स की बात करते हैं तो टॉपर्स की बात करने में जो हमारा मंडल सेरा है बागेश्वर में, वहाँ पर हमारा इंटर कॉलेज है, विवेकानंद इंटर कॉलेज हमारा है, उसके बच्चा है कमल सिंह चौहान, और दूसरा हमारा है कुसुमखेड़ा हल्द्वानी का बच्चा है जतिन जोशी। इन्होंने जो है 496 नंबर इन्होंने लिए हुए हैं। 2024 वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने। देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कानून में भविष्य में कई बदलाव किए जा सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को होगी, लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जमीनों पर हुए कब्जे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अगर सरकार मुसलमानों की जमीनों पर कार्रवाई कर रही है तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ मंदिर समिति की कब्जाई जमीनों पर भी ध्यान दे और कार्रवाई करे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सांसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने पर और विपक्ष द्वारा लगातार विरोध करने का कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब मुसलमान खुश हैं। पहले जहां जहां मोदी सरकार का लोग विरोध करते थे, वहां अब जमकर समर्थन कर रहे हैं। वक्फ बिल पास होने और कानून बनने के बाद इसमें गरीब मुसलमान को उनका हक मिलेगा। बहुत से लोग जिन्होंने गरीबों के हक पर डाका डाला, गरीबों की जमीनों को हथिया लिया, आज उन्हीं लोगों को इस बात से दर्द हो रहा है और वे लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं पर भी किसी की संपत्ति नहीं ली जा रही है, केवल गरीबों का हक दिया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के धामी ने भी माना कि वक्फ संशोधन विधेयक से एक उम्मीद जगी है और मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। साथ ही संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है, जिसके लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियाँ हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहाँ पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। देश के अंदर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट, जिसको उम्मीद का नाम दिया है, वो पास हो गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के चेहरे पर एक कमल जैसी मुस्कान खिली है। वो लोग जो कल तक हमारा पुतला दहन कर रहे थे, जब मैं उत्तराखंड आया तो जहाँ जहाँ पुतले दहन हुए मोदी सरकार के हमारे, वहाँ वहाँ गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों ने आकर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। गरीब मुसलमान खड़ा हो रहा है, उसकी उम्मीदें जाग गई हैं। उसको लग रहा है कि अब जो हमारा हक था वक्फ, वो हमें मिलेगा। ये यतीमों का हक था, सदके ज़कात खैरात का पैसा, बेवा बहनें, विधवा बहनें, यतीम बच्चे, वो बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है, उनका हक था। लेकिन बैठा कौन है? चंद अमीर। और उन अमीरों से अब गरीबों को लेकर इन गरीबों को दिया जाएगा। इस किसी मुसलमान से उसकी इबादत गाह, उसकी मस्जिद, उसका मदारिस, उसका कब्रगाह, उसकी खानका कोई नहीं छीनी जा रही। इन लकड़बग्गों से ली जाएगी वापस, जिन्होंने हजारों एकड़ संपत्ति दबा के जो लोग बैठे। वही विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी वक्फ संपत्तियों की
रही है। क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है या नहीं? दरअसल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया है, साथ ही उसके जरिए सरकार को घेरा है। आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लेने में समर्थ नहीं हुआ है। विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बीकेटीसी की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? यदि मामला न्यायालय में है तो क्यों इन मामलों की पैरवी ठीक तरीके से की जा रही? उन्होंने कहा, ये पूरे देश और दुनिया के लिए बेहद सुखद अनुभव होगा यदि बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्तियों को बीजेपी अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब रहेगी। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है तो कोर्ट केस है तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगेगा पूरे प्रदेश को, पूरे दुनिया को, जब ये मंदिर समिति की जमीनें कब्जा मुक्त होंगी और इसकी तरफ सरकार का, इनके मंदिर समिति की जमीन के जो अरबों रुपए की संपत्ति है इसके प्रबंधन की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जब से वक्फ जन जागरण सुधारीकरण की ओर हम लोग बढ़े हैं तब से इनके पेट में लगातार दर्द उठ रहा है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से वक्फ में इनकी सारी चोरियां पकड़ी गई हैं और इनके नेताओं द्वारा जितने भी जो घपले किए हुए हैं, जो घोटाले किए हुए हैं, वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसलिए इन तक ना आन चाहे, इसलिए पहले ही वक्फ का जो है विरोध करना शुरू कर दे। जहां तक बीकेटीसी की जो संपत्तियां हैं उनकी बात है, अगर कहीं पे भी सरकारी संपत्ति पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशित किया है, कहीं पर भी हमारी संपत्ति पर जो सरकारी संपत्ति है अवैध अतिक्रमण होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट कर कांग्रेस करना चाहती है, कहाँ बीकेटीसी की बात कर रहे हैं और कहाँ वक्फ बोर्ड की। तो ये वक्फ जो अभी संशोधन बिल आया है उसके तहत जो हमारे मुसलमान भाई, यतीम, बेवाएं और जो मजबूर या गरीब जो शोषित वर्ग है उसके उत्थान के लिए हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की समिति एक चिंताजनक उदाहरण है कि कैसे संस्थागत ढांचे को बिना पर्याप्त संस्थानों के काम करने को मजबूर किया जाता है। यदि राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने समय रहते आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की होती तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव और पारदर्शिता संभव हो सकती थी। अब जबकि वक्फ कानून में संशोधन हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित न रहकर जमीन पर भी दिखेगा। सवाल अब यह है कि प्रदेश की सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे व निर्माणों को धामी सरकार माफियाओं के कब्जे से छुटाने में कामयाब होगी या ये कहीं एक तरफा एक्शन तो नहीं जिसकी वजह से विपक्ष अब सरकार पर हमला बोले हुए है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करके अगली अहम खबर का रुड़की से अहम खबर है, जहां नगर निगम सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रमेश गड़िया और नगर निगम की मेयर अनीता देवी अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने की। राज्य मंत्री रमेश गड़िया ने कहा कि बार बार चुनाव से न केवल राजकोष पर बोझ बढ़ता है बल्कि विकास कार्य भी बाधित होते हैं।
एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा देश को स्थिरता और पारदर्शिता की ओर ले जाने वाली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से धन, समय, संसाधनों की बचत होगी। भाजपा नेता ललित मोहन अग्रवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच बताया। कहा कि कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और बैठक को लोकतंत्र के सुचारू संचालन की दिशा में एक सार्थक पहल माना जा रहा है। आज हम ये एक राष्ट्र एक चुनाव का जो राष्ट्रव्यापी लोक जागरण अभियान चल रहा है उसके लिए रुड़की आए थे। रुड़की के प्रबुद्ध लोगों के बीच में हमने इस विषय को साझा किया है। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली में खामियां हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं जनता को सफ़र करना पड़ता है, उसके लिए उससे छुटकारा मिले और उसकी जो सिफारिशें हैं रामनाथ कोविंद समिति की, उस सिफारिशों के बारे में हमने यहाँ बताया है कि देश में आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव ये भारत की आवश्यकता है, इस समय की मांग रहेगी। एक साथ लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, उससे समय की बचत भी होगी और जनता पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और देश के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इन विषयों को लेकर हम यहाँ आए थे और जनता से हमने बातचीत की। एक राष्ट्र एक चुनाव देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इससे प्रभावित होते हैं। आज इलेक्शन हुआ, फिर 2 महीने बाद एक इससे तो छुट्टी मिली नहीं, फिर 2 महीने बाद दूसरा इलेक्शन चालू हो गया, फिर 6 महीने बाद दूसरा इलेक्शन आ गया। एक आचार संहिता ख़त्म नहीं होती है और फिर दूसरी आचार संहिता चालू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो इससे हर आदमी, बच्चे से, अब हम ये सोचेंगे भाई बच्चों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो भी प्रभावित होते हैं। शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, आज यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, कल दूसरे इलेक्शन में लग गई, तीसरे तो साल में जो है वो ये मान के चलिए कि 2 महीने तो इसी चीज़ में निकल जाते हैं। तो और आर्थिक बोझ सबसे ज़्यादा पड़ता है। आज एक बार पैसा खर्च होना है वो 20 जगह पैसा खर्च होता है, 20 गुना पैसा खर्च होता है। तो इस सब से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत ही अच्छी पहल है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए और वाकई देश की प्रगति के लिए हमें इसका समर्थन करके और ये सब लागू करवाना चाहिए। दिनेशपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। नगर अध्यक्ष राजेंद्र ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, जबकि भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री कविता नेगी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार हिंदुओं की उपेक्षा कर रही है। जो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया हुआ है, मालदा हुआ है, वहाँ पर जो ममता सरकार है उन्होंने जिहादियों को इतना बढ़ावा दिया है कि वहाँ पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने हिंदू जितने भी हिंदू परिवार हैं, लगभग 500 हिंदू परिवार है, वहाँ से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हम पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में देशव्यापी आंदोलन आज 19 तारीख को कर रहा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र प्रेषित कर रहा है अपने एसडीएम महोदय के द्वारा, तहसीलदार महोदय के द्वारा, डीएम महोदय के द्वारा कि वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हाँ, सबसे पहले तो हमें फौज भेज देनी चाहिए और उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारी कितनी चीजें न्यूज में आ रही हैं और कितनी चीजें से हमें अवगत हो रहे हैं और या कितनी चीजें नहीं हो रही हैं, क्या चीजें पीछे से हो रही हैं और कितनी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। ये चीजें तो हम जानते नहीं, जो चीजें दिखाई दे रही है चुन चुन के वही चीजें हमें पता चल रही हैं। तो वहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, परंतु जो बंगाल है, बंगाल में जो है सरकार, पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो ममता बनर्जी की सरकार है और वहाँ पे जो है आज कई वर्षों से, जब तक इनकी सरकार रही है, कई वर्षों से ऐसा देखा गया है उनकी सरकार आने पर हिंदुओं के ऊपर जो प्रार्थना और उनके साथ जो टॉर्चर किया जाता है, घर फूंक देना, उनके साथ जो है बहुत ही निंदनीय काम जो हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है, जो परिस्थितियों का सामना हिंदू लोग वहाँ कर रहे हैं बंगाल में, वो जो है कल्पना के बाहर है। हम लोग यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद राज्य लक्ष्मी शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन योजनाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। बैठक में जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत, विधायक किशोर उपाध्याय, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने जनहित से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। जो योजना है काफ़ी इस बार बहुत अच्छी तरह से हुआ है। डीएम साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से, अधिकारी लोग ने भी काफ़ी पहला से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, और समय कोई काम जल्दी होगा, कोई काम थोड़ा समय लगेगा, वो तो काम के अनुसार होता है। और वो मैंने आदेश दे दिया है, जैसा काम होगा सभी लोगों को पता होना चाहिए ताकि हमें भी पता चले। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में लक्सर के 4 छात्रों ने प्रदेश की टॉप लिस्ट में जगह बनाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और स्कूल की विशेष शिक्षण नीति को दिया है। किसी ने डॉक्टर तो किसी ने इंजीनियर बनने का सपना साझा किया। वहीं स्कूल का, हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट 100% रहा है। कॉलेज प्रबंधक सचिन मित्तल ने बताया कि अधिकतर छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। उनका कॉलेज पिछले 12 वर्षों से प्रदेश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। सबसे पहले इन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। गत कई वर्षों से इस विद्यालय के बच्चे मेरिट में आ रहे हैं और इस स्कूल का प्रदेश में भी 10-12 साल तक पहला स्थान रहा है। तो ये जो प्लानिंग होती है कि किस तरह से बच्चे मेरिट में आए, किस तरह से रिजल्ट अच्छा रहे, एक प्लानिंग होती है इसके पीछे। और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अगर स्कूल का अनुशासन, बच्चों का अनुशासन ठीक रहेगा तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छा रहेगा, कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसका जो सफलता का जो मेरा श्रेय है वो मेरे स्कूल में जाता है और प्रिंसिपल सर, इन सब की वजह से ये मेरा करना मुमकिन हो पाया है। अगर ये सब ना होते हैं, मुझे टाइम पर सपोर्ट ना करते, समझाते नहीं, तो ये सब मुश्किल था। लेकिन सबने टाइम पर मुझे अच्छे समझाया तो ये करना हो चुका। सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतने स्ट्रेंथ आए और इन सब में मेरे टीचर और पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और कभी भी हमें हार नहीं मानने दी, हमें हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यदि कोई युद्ध में योद्धा जीतता है तो उसके पीछे एक कुशल नेतृत्व का हाथ होता है। यदि हम सभी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे हमारे विद्यालय के सभी टीचरों, हमारे माता पिता और जिन्होंने भी हमें सहयोग किया है उनका हाथ है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा इस सफलता को प्राप्त करने का श्रेय पूरे स्कूल को जाता है। हमारे जैसे प्रिंसिपल मैम, प्रबंधक सर, सब टीचर्स, अगर ये हमें गाइड ना करते अच्छे से तो हम नहीं पहुंच सकते यहाँ तक। और ये हमें टाइम पे मोटिवेट करते रहते थे, इसी कारण हम सफलता प्राप्त हुई। देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले फायर फाइटर्स को सम्मानित भी किया। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आगजनी की घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन कर्मियों की बहादुरी की सराहना करते हुए प्रदेश में 10 नए फायर टेंडर रवाना किए और 5 नए फायर स्टेशन खोलने की घोषणा की। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसमें बड़ा संदेश स्पष्ट है। पुलिस की भूमिका अपने आप में पूरी तरह एक डिफाइंड है और पुलिस को अपने प्रोफेशनल कार्य और जो इसके लिए एक उचित व्यवस्था बनी हुई है, एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक प्रक्रिया बनी हुई है और जहां पर अगर कोई ऐसे विशेष मामले हैं उनके लिए SIT गठित है। का जो सप्ताह मनाया जाएगा इसमें निश्चित रूप से हमारे राज्य में जो अनेक चुनौतियां अग्निशमन के क्षेत्र में, वनाग्नि के क्षेत्र में और अभी हमारी चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। पूरे हमारे पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है।
राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी शबिन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में डेंगू और मलेरिया से बचाव हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और नियमित फॉगिंग की जाए। नालियों की सफाई, जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही अस्पतालों में मलेरिया व डेंगू के उपचार की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, ये हमारा बहुत ही क्रुशियल समय है और ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे सुनियोजित हिंसा, बलात्कार और आगजनी के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र भारत में, बंगाल में, ममता दीदी की सरकार में माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है, बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में हिंदू अपने ही प्रांत में, अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश में जिस तरह की पूरा विश्व इस बात को आज जानता है, हमने एक बहुत बड़ी गलती पहले बांग्लादेश को दे करके जो की है, उसका आज हम एक तरह से खामियाजा भुगत रहे हैं और ये हम भुगतेंगे नहीं। विश्व हिंदू परिषद है, ये विश्व स्तरीय लड़ाइयां लड़ना भी जानता है। ममता बनर्जी कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर शीघ्र आज जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठा रहा है। मजबूरी है, लाचारी है, सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर विपदा भारी है और जाग नहीं पाए। यदि हम तो जीवन भर पछताएंगे। उठो सनातन देवीरो, अपना धर्म बचाएंगे। आज धर्म बचाने के लिए, देश बचाने के लिए बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, हमारे हिंदू घरों को जलाया जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है। ऐसी अराजकता, नंगा नाच भारत के अंदर एक और दोबारा कश्मीर बनाने की कवायद पर मुर्शिदाबाद को लगाया जा रहा है। और वो ममता, मुलायम, इस तरह के लोग एक बार भी अपने शब्दों को हिंदुओं के लिए नरम व्यवहार का काम नहीं करते। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का